नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और ये अगेन आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। अभी कुछ ही दिन पहले इस पे डेवलपमेंट हुआ, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। और टॉपिक है दारचूला टू लिपू लेक पास। दारचूला जो पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड में, वहाँ से आपका जो दारचूला है जो कि पिथौरागढ़ में है, वहाँ से लेके लिपू लेक पास होते हुए आपका मानसरोवर अभी इस समय तिब्बत में लोकेटेड है। तो ये जो रोड बनाई गई है, इसका महत्व क्या है और भारत ने इसको क्यों बनाया है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। इंडिया चाइना रिलेशनशिप या इंडिया चाइना नेपाल के ऊपर कोई प्रश्न आता है तो वहाँ पे ये प्रश्न बन भी सकता है और इन जनरल 10 मार्क्स में आपका ये भी प्रश्न बन सकता है कि क्या इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे सुगौली की जो ट्रीटी है उसको भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि सुगौली की ट्रीटी क्या है। इसी प्रकार एक विवाद और है गंडक और सुस्ता रिवर का, वो भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि बेसिकली वो क्या है नेपाल और भारत के बीच का। नेपाल ने क्यों आपत्ति जताई। काला पानी जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो काला पानी का जो एक इशू है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, उसको भी हम लोग जानेंगे और वो भी अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। सो आप मुझसे और इंडिया के 80+ टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। बैच कोर्सेज भी हैं, लाइव क्लासेस भी आपकी होती है, तो सभी से आप लाइव पढ़ सकते हैं। अपना पूरा जीएस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सारे जितने भी सब्जेक्ट्स से आप कर सकते हैं घर बैठे। और करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप या फिर unacademy.com में जाके आपको जाना है और उसके बाद आपसे कोड पूछेगा तो ये कोड डाल देना है SP10। जैसे आप इस कोड को डालोगे, जो अमाउंट होगा दैट विल रिड्यूस बाय 10%, जो अमाउंट होगा दैट विल रिड्यूस बाय 10%। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आप मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हो, साथ में 80+ टॉप एजुकेटर के कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपका जो ऑप्शनल है, जो टेस्ट सीरीज है, जीएस है, सब कुछ इसके अंदर आपका इंक्लूडेड है। सो जो बच्चे 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो 2 साल के लिए जा सकते हैं। बट जैसे ही आप इस कोड को डालोगे ये रिड्यूस होकर अमाउंट इतना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इशू, क्यों इतना डिस्कशन चल रहा है, क्या हुआ है ऐसा जिस वजह से ये डिस्कशन लगातार आपका चलता जा रहा है, वो क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है या जो आपको लिखना है, जो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने लिपू लेख दर्रा, जो लिपू लेख दर्रा है ना, लिपू लेख जो दर्रा है, लिपू लेख दर्रा को आपका मानसरोवर मार्ग से जोड़ा है। ठीक है, जो मानसरोवर मार्ग से जोड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, मानसरोवर जो मार्ग है उस मार्ग से जोड़ा गया है। तो लिपू लेख दर्रा जो ये पास है लिपू लेक का, उससे मानसरोवर को जोड़ा है। ये कैसे जोड़ा है, इसके लिए क्या बनाई गई है, धारचूला जो आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लोकेटेड है, वहां से लेके एक रास्ता बनाया गया है लिपू लेक तक। ये आपको ध्यान में रखना है, एक रास्ता बनाया गया है लिपू लेक तक, एक ये रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट ये देखा कि पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखा कि लिपू लेक दर्रा को मानसरोवर से जोड़ा गया और आप कह सकते हो धारचूला से लिपू लेक ये रास्ता बनाया गया है। जैसे कैसे किया गया है, जैसे अगर आप ये रास्ता देखोगे तो ये आपका मानसरोवर है, यहाँ पे लिपू लेक का पास है और ये आपका धारचूला है। यहाँ से लेकर रास्ता यहाँ तक बनाया गया है, अब फिर बहुत ही आसानी से मानसरोवर तक पहुँचा जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान, इससे भारत को बहुत ही फायदा होगा। भारत को फायदा इसलिए एक रणनीतिक, एक शब्द में यहाँ पे मेंशन है कि एक रणनीतिक आपकी सफलता भारत को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, रणनीतिक जो सफलता है वो भारत को यहाँ पे मिल रही है। रणनीतिक सफलता मिलने का जो सबसे बड़ा जो कारण है, उसका कारण के पीछे सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि भारत चीन के बहुत क्लोज पहुंच जाता है। तो वहाँ चीन क्या कर रहा है इस पर हम नज़र रख सकते हैं। कल मैंने एक सेशन आपका माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड डिस्कस किया था। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यही सब बातें बहुत तरीके से पूछी जाती हैं। हम लोग वो पुरानी बातें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ते हैं, वो चीज़ें ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स बेस्ड इवेंट्स से ही पूछे जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरे जो विषय हैं उनके बारे में भी
हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो रोड किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये रोड आपका BRO के द्वारा बनाया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी इसे हम कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इस रास्ते को एक हम कह सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर, ये भले आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग इसलिए है क्योंकि बहुत जो हिंदू धर्म है उसमें ये बहुत फेथ का भी रीज़न है। मानसरोवर की यात्रा करना एक इच्छा वाली बात होती है, लोग जाते हैं, तो एक तो उसका तो फ़ायदा है ही, लेकिन एक रणनीतिक लेवल से भी अगर आप देखोगे, उस नज़रिए से भी देखोगे तो बहुत अधिक फ़ायदा है, क्योंकि हम चीन के काफ़ी अपना बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बहुत करीब तक लेकर आ रहे हैं, इसका हमको बेनिफिट भी होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, जो आसपास का जो इलाका है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भारत, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत, नेपाल, ठीक है, भारत, नेपाल और चीन, तीनों की अगर आप बात करो, तीनों सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है। तीनों जो सीमाएं हैं वो साझा करते हैं। चीन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पास में ही चीन की तरफ से अगर आप देखोगे तो तिब्बत का इलाका आपका, तिब्बत का भी इलाका है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तिब्बत का जो इलाका है वो भी आपका वहीं पास में ही है चीन के उसमें। तो ये तीनों साझा करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो है रणनीतिक संतुलन। रणनीतिक संतुलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, रणनीतिक संतुलन के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी ध्यान रखें। रणनीतिक संतुलन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि भारत, अगर मान लो कभी वॉर की सिचुएशन आती है तो भारत बहुत जल्दी से चीन के एकदम करीब पहुंच सकता है, वहां पे पहुंच सकता है। तो ये बॉर्डर के अलोंग जो ये विकास होता है, ढांचा जो बनाया जाता है, चाहे रोड का हो या दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आपका लिपू लेक पास है, ये आपका तिब्बत का इलाका है, ये नेपाल का इलाका है, और ये आपका उत्तराखंड का इलाका है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रोड जैसे मैंने आपको बोला धारचूला से होते हुए लिपू लेक और फिर आपका मानसरोवर तक जा रहा है। अब आगे बात करते हैं, इसका उद्घाटन जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने किया। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि जो ऐसे लिखा भी हुआ है, राजनाथ सिंह जो है आपके रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये किया गया है। नेपाल सरकार ने शुरू में इसको विरोध किया है। इसके विरोध का कारण बहुत मतलब आप कह सकते हो कि ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक इशू अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है काला पानी, ठीक है। जो काला पानी का इशू है वो भी इसी से रिलेटेड है। इसी वजह से ही जो नेपाल है, नेपाल की सरकार है, वो लगातार इसका विरोध भी कर रही थी कि आप वहाँ कैसे कंस्ट्रक्शन करते हो। इसका अगर सिंपल सी चीज़ समझो तो ये काला पानी जो एरिया है ये भी भारत के पिथौरागढ़ वाले इलाके में ही है, और इस नाम की रिवर यहाँ से बहती है। काला पानी इसलिए इसे काला पानी कहा जाता है, काला पानी नाम की रिवर यहाँ से बहती है, इसलिए इसको काला पानी नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी जो बात आ जाती है वो ये है कि ये जो काला पानी इलाका है, इसमें दोनों का अलग अलग सोचना है ना। वो भारत अब वो, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, और नेपाल का कुछ और कहना है, वो आगे डिस्कस करेंगे। और इसी से एक रिलेटेड ट्रीटी है, वो भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुगौली की ट्रीटी। जो सुगौली की ट्रीटी है, उस सुगौली की ट्रीटी को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब दूसरी चीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये आ जाता है कि आखिर नेपाल ने इस चीज़ को क्यों अपोज किया। ये एक सोचने वाली बात है और उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो मेनली जैसे मैंने आपको कहा कि पिथौरागढ़ जो जिला है उत्तराखंड का, उसका पार्ट है, और काला पानी क्षेत्र की अगर आप बात करोगे, लेकिन नेपाल का ये कहना है कि नेपाल ये लगातार कहता है कि नहीं, इसमें हमारा हक भी है, उसकी बात भी नेपाल कहता है। अब देखो इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है, ये जानना जरूरी है। पहले आपको उस रास्ते से जाके मानसरोवर तक पहुंचने में 3 सप्ताह लगते थे, अब ये कम हो गए हैं 7 दिन, अब मात्र 7 दिन लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है कि अब मात्र 7 दिन लगेंगे, पहले आपको 3 हफ्ते लगते थे। दूसरा ये है कि भारतीय चौकियों तक पहुंचना बहुत आसान है रास्ते से। वहाँ जो चीन के बॉर्डर में के अलोंग या तिब्बत के अलोंग जितनी भी भारत की चौकियाँ हैं, उन चौकियों तक पहुँचना भी बहुत आसान हो जाएगा इस रोड के वजह से, इसलिए रोड और इम्पॉर्टेंट बन जाती है भारत के लिए। भारत को अगर ज़रूरत पड़ती है तो आर्म्स और एमुनिशन, जो हथियार है, वो हथियार भी लेकर भारत जा सकता है, ठीक है। जो हथियार है
ठीक है। हथियार की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस हथियार को भी लेकर जाया जा सकता है। अलग अलग जो हथियार होते हैं वो आर्म्स एमुनेशंस हैं, उनको भी लेकर जाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रास्ते के थ्रू जो हथियार हैं वो भी लेकर जाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आपको जैसे बताया रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत जब चाहे अपना हथियार लेके अपनी चौकियों तक पहुँच सकता है। चौकियों से अगर चीन ने कोई हमला किया, कुछ किया, तो उसको रोका भी वहीं पर जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं काला पानी की स्थिति, जिसके लिए नेपाल अपनी आवाज उठाता है। वो क्या है? काला पानी की स्थिति है ना। तो काला पानी घाटी कैलाश मानसरोवर मार्ग पर स्थित है। तो काला पानी जो ये घाटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल और भारत के बीच का, तो वो किस रास्ते पे? इसी रास्ते पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर जो ये रास्ता है, इसी रास्ते पर आपका स्थित है। आपका जो ये जो काला पानी का घाटी है, ये कैलाश मानसरोवर पर ही स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब क्योंकि ये इसी घाटी पर स्थित है और ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है और ये रास्ता भी वहीं से जा रहा है, इसलिए नेपाल ने भी शुरुआत में आपका इसको अपोज किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसे एक ट्राई जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। काला पानी के जो इस इलाके को ट्राई जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। ट्राई जंक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ट्राई जंक्शन पॉइंट का मतलब हुआ कि जो एक ऐसा जगह जहाँ पे तीन चीज़ें मिल रही हैं, तो इधर नेपाल भी, इधर से चीन भी, इधर से भारत भी, इस वजह से इसे ट्राई जंक्शन पॉइंट कहता है। ये जो ट्राई जंक्शन पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक इशू मैं आपसे डिस्कस करूंगा फ्यूचर में, डोकलाम का इशू। ये जो डोकलाम का इशू है, ये डोकलाम का इशू अगर आप देखोगे तो वो भी एक ट्राई जंक्शन पॉइंट ही बनता है। इधर से भूटान है, इधर से भारत है, ऊपर से चीन है। ठीक है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये वो एक जो सिक्किम के पास है वो एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ये दूसरा ट्राई जंक्शन पॉइंट है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, काला पानी क्षेत्र से काली नदी बहती है, या काला पानी नदी भी हम कह सकते हैं, जो उसी का हिस्सा है माना जाता है। आप ये कह सकते हो, अलग अलग उसके प्रति अलग अलग विचार हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो काला पानी नाम की रिवर वहाँ से बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो काली नदी को एक आप ये देखोगे तो काली नदी जो है, ठीक है, काली नदी को माना गया है बॉर्डर के रूप में। ठीक है, काली नदी को माना गया है नेपाल और भारत के बीच का एक बॉर्डर माना गया है। इस बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए 1816 में एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद, जब ये युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपाली जो आपका युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपाली का मतलब क्या होता है आपका? एंग्लो नेपाली, यहाँ शब्द नेपाली तो आप जानते हो, नेपाल की बात हो गई। एंग्लो मतलब जो ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच का जब युद्ध हुआ था, उसके बाद आपकी सुगौली की संधि साइन की गई थी। सुगौली की जो संधि है, उस सुगौली की संधि को साइन किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सुगौली की संधि। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तो 1816 में एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ और ये युद्ध होने के बाद सुगौली की संधि आपका साइन किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब जब ये संधि साइन किया गया तो उसमें काली रिवर को मार्क किया गया और बोला गया काली रिवर के इधर ईस्टर्न साइड के अंदर नेपाल का और उधर वेस्टर्न साइड का जो है वो भारत का हिस्सा होगा। मतलब कुल मिला के ये कहा गया कि काली रिवर को ही बॉर्डर के रूप में माना गया। ये आपका ध्यान में। अब होता क्या है, जो सबसे बड़ा विवाद का कारण बन जाता है वो ये है कि काली नदी के स्रोत का हमें थोड़ा सा मतलब इतना समय हो गया है, 200 साल हो जाएंगे। तो अब उसमें क्या है कि 100-200 साल की अगर आप बात करोगे तो उसमें होता क्या है कि ये जो नदियां हैं ये अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। बहुत सी दूसरी नदियों का भी उद्गम होता है। ठीक है, वो भी नदियां वहाँ से निकलती हैं, और जब वो नदियां वहाँ से निकलती हैं तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि काली नदी है, ये काली नदी का पार्ट है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है? इस प्रकार का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो विसंगति है वो देखने को मिलती है, क्लैरिटी माइंड में नहीं रहती है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है डिस्प्यूट का। जब आपका क्लैरिटी नहीं रहेगी, विसंगति रहेगी, तो वहाँ पे फिर आप कह सकते हो विवाद का बहुत सारा पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं इस वजह से। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो ये है कि काली नदी के स्रोत को लेकर कई विवाद बने हैं। भारत का अलग कहना है और नेपाल का अलग कहना है। नेपाल का ये कहना है कि काला पानी जो नदी है, जो कि काला पानी
क्षेत्र को डिसाइड कर रही है, उसी के नाम पर काला पानी क्षेत्र बना है। उसका ये कहना है कि काला पानी नदी भी काली रिवर का ही पार्ट है, इसलिए काला पानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, ये एक बहुत बड़ा रीजन। अब देखो सुगौली बिहार में पश्चिम चंपारण में के बेतिया में नेपाल सीमा के पास एक छोटा सा शहर है, और यहीं पे 1816 के अंदर ये समझौता आपका हुआ था। और यही एक रीजन है कि क्योंकि अलग अलग उनके विचार हैं, अलग अलग क्लेम हैं, यही एक कारण बन जाता है कि नेपाल जो देश है, भारत जो देश है, उनके बीच में विवाद का कारण वही कि स्रोत को लेके, जो स्रोत है उसको लेके जो विसंगति है, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेपाल में काली या महाकाली नदी के पूर्व में एक क्षेत्र होगा। महाकाली नदी कई छोटी धाराओं से बनी है, और इन धाराओं की उत्पत्ति है वो अलग अलग है। अलग अलग जो धाराएं हैं, महाकाली रिवर या काली रिवर जो आप कह सकते हैं, उसकी उत्पत्ति अलग अलग है। उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो वो उत्पत्ति आपकी अलग अलग है, ऐसा माना जाता है। ब्रिटिशर्स की बात करें तो काली नदी की उत्पत्ति को अलग अलग करना शुरू कर दिया है। अब वो हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने भी बहुत सारे ये समझौता भी किया, समझौता के बाद भी उन्होंने बताना शुरू किया कि देखो ये यहाँ से निकल रही है, ये इसका हिस्सा है, वो इसका हिस्सा है, ये इस प्रकार की उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू किए थे। हो सकता है कि उनका एक अलग से कुछ ऑब्जेक्टिव रहा हो, लेकिन यहाँ पे नेपाल ने बार बार इसी बात को कहा है कि काला पानी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काला पानी को भी वो काली नदी का ही हिस्सा मानते हैं, इसलिए उस पूरे क्षेत्र को अपना हिस्सा मान रहे थे लगातार। ये दूसरी ओर अगर देखोगे, जो दस्तावेज हैं, जो दस्तावेजों की अगर आप बात करोगे, तो जो दस्तावेजों की अगर आप बात करोगे, ये जो दस्तावेज हैं, ये भारत भी ये साबित करता है, भारत इस चीज़ को साबित करता है कि वो जो रिवर है उसका जो स्रोत है, जैसा नेपाल कह रहा है वैसा नहीं है, और उसका एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसलिए वो उसका हिस्सा नहीं है, काली नदी का हिस्सा नहीं है। इस बात को भी कहा गया। काला पानी का जो सामरिक महत्व की अगर हम बात करें तो काफ़ी अधिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक भारतीय सेना के लिए सीमा पर चीन की गतिविधि पर नज़र रखा जा सकता है। सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। ठीक है, जो सैन्य संतुलन है ये बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम नज़र रख सकते हैं कि चीन आखिर क्या कर रहा है, ये रास्ता आपका जो बन रहा था। भारत नेपाल में इसी तरीके से सुस्ता विवाद भी है। सुस्ता विवाद की अगर आप बात करोगे तो अगर ध्यान से देखोगे तो जो सुगौली संधि के तहत गंडक नदी को भारत और नेपाल के बीच के सीमा के रूप में स्वीकार किया गया था, ये भी है ना। और उसके बाद फिर बाद में यही गंडक की धारा बदल गई और सुस्ता नदी के उत्तर में आ गई, सुस्ता नदी के उत्तर में उसकी धारा आ गई, फिर वहाँ भी फिर सेम सा विवाद शुरू हो गया। तो अलग अलग ये नदियाँ जो अपना रास्ता बदलती हैं, इस वजह से भी कई प्रकार के विवाद शुरू हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इस सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैटरडे को, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बड़ा सेशन होगा और लगभग 1 घंटे के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद। लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC हिंदी को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।